अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसा रहा सैम्पलिंग टेस्ट? बहुत कम आए आप लोगों से, मुझे गिला भी आप सबसे। सैम्पलिंग के टेस्ट शायद आधी से ज़्यादा क्लास में नहीं थी। इतना मुश्किल तो टॉपिक नहीं था, ना इतना मुश्किल टेस्ट बना हुआ था, मगर फिर भी ऐसा आप लोगों ने किया तो ये जुल्म किया, अपने साथ भी किया और हमारे साथ भी किया। स्पेसिफिक डे दे दिया था कि यार चलो आप लोग तैयारी कर लें, और फिर नेक्स्ट फुल डे भी दे दिया कि आप उसको प्रिपेयर कर लें, सिर्फ इस नीयत के साथ कि आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। मगर अफसोस हुआ फिर मुझे बाद में, यार आप लोग क्या कर रहे हैं। पर चलें, कोई बात नहीं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑन 500 सीरीज़। इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स। हमारे कोर्स में 500 सीरीज़ के मोस्ट प्रोबेबली सारे ही स्टैंडर्ड्स शामिल हैं। 500, 501, 505, 520, 530, 550, 560, 570, 580। इसमें से जो हम लोग कवर कर चुके हैं, 560 कवर कर लिया था कहाँ पे? 14 में। 570 कहाँ कवर किया? 14 में। 580 कहाँ कवर किया? 14 में। उसके बाद 530 कहाँ कवर किया? सैम्पलिंग में। 4 का ये सैम्पलिंग। और आज हमारा टारगेट है 550, दैट इज रिलेटेड पार्टी। दैट इज रिलेटेड पार्टी। 560 was subsequent events, going concern, written representation। नहीं, ज़रूरी नहीं, बस जैसे बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, याद ना करें बेशक। 500 चैप्टर 4 में पाया जाएगा। इट इज़ अबाउट ऑडिट एविडेंस। 501 और 505 इज़ ये बेसिकली इन्वेंट्री काउंटिंग है, प्लस डेटर से आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन करनी होती है। ये भी एविडेंस के ही स्टैंडर्ड्स हैं, सब्सटेंटिव के अंदर कवर होंगे, और चैप्टर नंबर 9 में है ये दोनों स्टैंडर्ड्स। एंड 520 इज़ अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स। चैप्टर 7 इसको डील करता है। इट इज़ अबाउट रेशियो एनालिसिस। तो हमारा आज का टारगेट क्या है? 530 और 550, विच इज़ रिलेटेड पार्टी। नहीं, वो 610, 620 है। 610 इज़ इंटरनल ऑडिटर, 620 इज़ एक्सपर्ट। आपको याद है हम लोगों ने बचपन में एक बात पढ़ी थी। खैर पहले बता दूं, ये आसान है, प्रोसीजरल है, और यहाँ से आई कैप रटा पूछता है। तो बी रेडी, यहाँ से जब भी सवाल आएगा मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे कहेगा जनाब ये सिनेरियो है, बताएं इसके अगेंस्ट एक ऑडिटर क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपना अपनाएगा, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर्स ऑन इट। तकरीबन एक ही तरह के सवाल, 3 से 4 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ से बार बार वो सवाल घूम के बनाता है। तो सैम्पलिंग की तरह मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा सर, आपका कुछ याद करवाऊँ तो हमने बचपन में एक बात देखी थी। हमने कहा था कि आपके ऑडिट के अंदर 5 एलिमेंट्स थे। कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, उसके बाद क्या था? सब्जेक्ट मैटर था, सूटेबल क्राइटेरिया था, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस था, और ऑडिट रिपोर्ट थी। ये जो आपका स्टैंडर्ड है रिलेटेड पार्टी, ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि इसके पीछे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छुपा हुआ है। ये स्पेसिफिकली उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑडिट के लिए लॉन्च हुआ, जिस तरह 560 की लॉन्च हुआ था IAS 10 के लिए। तो ये भी लॉन्च हुआ एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करने के लिए, जिसका नाम है IAS 24, IAS 24 रिलेटेड पार्टी।
रिलेटेड पार्टी। अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड IAS 24 डील करता है रिलेटेड पार्टीज़ की अकाउंटिंग के साथ, और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करने के लिए एक ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड लॉन्च हुआ ISA 550 रिलेटेड पार्टी। तो ये जो हम लोगों ने बात की थी कि देयर शुड बी अ सब्जेक्ट मैटर, तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? IAS 24, और इसको हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये एज़ पर द स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ऐसा है जो कि अकाउंटिंग नहीं बताता। IAS 24 में अकाउंटिंग नहीं है। पढ़ा है FR1 में? पढ़ा आप लोगों ने? FR1 में नहीं है ना? गालिबन FR2 में भी नहीं है, ये शायद है नहीं है ना, FR2 में भी नहीं है ना, FR1 में है ना FR2 में है। मज़े की बात है कि ये पूरे कैफ में नहीं है, मगर इसका ऑडिट का वर्जन मौजूद है। आप इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं C51 में जाके। कंपनी लॉ में सिर्फ डेफिनेशन है, मगर वो हमारा बेस नहीं है। हमारा बेस हमेशा क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनी लॉ की चीज़ें हमारे बेस में नहीं बनती, क्योंकि लॉ मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली कॉमन होते हैं। तो IAS 24 ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग नहीं बताता, यानी कि इसमें वर्किंग्स, इसमें कैलकुलेशंस नहीं है। IAS 24 के अंदर डिस्क्लोजर्स हैं। ये बेसिकली एक डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है जो कि आपसे 3 बातें करता है कि क्या आपने ट्रांजैक्शंस जो कि की हैं विद रिलेटेड पार्टी, वो ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं, वो ट्रांजैक्शंस आपने अकाउंट फॉर कर ली हैं, और क्या वो ट्रांजैक्शंस आपने डिस्क्लोज कर ली हैं या नहीं की। तो ये स्टैंडर्ड सिर्फ ये 3 बातों पे फोकस करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर कर लिया, यानी कि उनको फाइनेंशियल्स में ऐड कर लिया, और क्या उन ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर आपने दिया है या नहीं दिया। ये 3 बातें करता है, और बीइंग एन ऑडिटर आपने भी ये तीनों बातें ही वेरीफाई करनी है कि क्या एंटिटी ने उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, क्या उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर किया, और क्या उन ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज किया या नहीं किया। बीइंग एन ऑडिटर आपने भी यही 3 बातें करनी है: आइडेंटिफिकेशन, अकाउंट फॉर और डिस्क्लोजर। पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर व्हाट इज़ एक्चुअली अ रिलेटेड पार्टी, होती क्या है? हम किसको कहेंगे कि ये एक रिलेटेड पार्टी है और कौन नहीं है? तो इसका एक बड़ा आसान सा जवाब है। लेट्स से दिस इज कंपनी ए, दिस इज कंपनी, इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी की क्या है? रिलेटेड पार्टी। इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, इस कंपनी की क्या है? रिलेटेड पार्टी। इस होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी, एनी अदर सब्सिडरी, इस कंपनी की क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी। इस होल्डिंग का कोई और जॉइंट वेंचर, इस कंपनी का क्या बन जाएगा? रिलेटेड पार्टी। कंपनी ए ने किसी और जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट की है, या कंपनी ए ने सादी इन्वेस्टमेंट की है, तो वो भी क्या बन जाएगी इसकी? रिलेटेड पार्टी। क्या बन जाएगी इसकी? रिलेटेड पार्टी। कंपनी ए ने 20% या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है, 50% से कम, किसी एसोसिएट में, तो वो भी क्या है इसकी? रिलेटेड पार्टी।
इस होल्डिंग कंपनी की कोई और एसोसिएट है, कोई और क्या है, एसोसिएट है, तो वो भी इसकी क्या है, रिलेटेड पार्टी, वो भी इसकी क्या है, रिलेटेड पार्टी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस कंपनी से जुड़ी पूरे ग्रुप में जितनी भी कंपनीज होंगी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जितनी भी एंटिटीज़ होंगी, वो सारी की सारी इसकी क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पार्टी। ये एक कंपनी है, कंपनी कंपनी कंपनी, ये एक जॉइंट वेंचर है, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ये भी क्या है, कंपनी। तो अगर मैं इनको इकट्ठा बोलना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ किसी भी तरह की एंटिटी जो कि इसके साथ मुंसलिक है, इसके साथ अटैच्ड है, वो क्या है, इसकी रिलेटेड पार्टी। होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, कोई और सब्सिडरी, किसी और तरह की इन्वेस्टमेंट, अगर तो वो इससे जुड़ी है, इसके ग्रुप में किसी के साथ भी जुड़ी है, तो इसकी क्या है, रिलेटेड पार्टी। यहाँ तक क्लियर है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के तमाम रिश्तेदार, तमाम रिश्तेदार कंपनियां एक ही क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पार्टी। यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो कि इससे ताल्लुक़ रखती है, इससे रिलेट करती है। रिलेटेड मीन्स ताल्लुक़ रखना, किसी भी तरह का हो सकता है, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, जॉइंट वेंचर का, एसोसिएट का, किसी भी तरह का ताल्लुक़, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी रिलेटेड पार्टी। डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑडिट में नहीं है, ये लॉ की और अकाउंटिंग की डेफिनेशन के मुताबिक आपको बताया। फिर डेफिनेशन ये भी कहती है कि ना सिर्फ कंपनियां बल्कि इन कंपनीज को ऑपरेट करने वाले इंसान, इन कंपनीज को चलाने वाले इंसान, वो क्या कहलाएंगे, की मैनेजमेंट पर्सन्स, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, डायरेक्टर्स। अगर इनकी कोई ट्रांजैक्शन होती है इन कंपनीज के साथ, इंसान की अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है इन कंपनीज के साथ, तो वो भी क्या है, उसकी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जॉइंट वेंचर में क्या आता है कि जब दो कंपनियां मिलके एक इन्वेस्टमेंट शुरू करती हैं, दिस इज जॉइंट वेंचर। होल्डिंग ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, तो चूंकि होल्डिंग उसकी एक रिलेटेड पार्टी है, तो ये भी उसकी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी। अच्छा, ना सिर्फ कंपनियां या एंटिटियां बल्कि इंसान, तमाम की मैनेजमेंट पर्सन्स, तमाम दो विद गवर्नेंस और तमाम उनके डायरेक्टर्स, तमाम वो लोग जो कि कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट बन रहे हैं, वो भी टेक्निकली उसकी क्या कहलाएंगी, रिलेटेड पार्टीज, वो इंसान भी। यहाँ तक भी चैन नहीं आया। उन्होंने कहा भाई ये तो है ही, अगर इनके फैमिली मेंबर्स भी हों, अगर इनके फैमिली मेंबर्स भी हों मगर क्लोज वाले, वो भी क्या बन जाएंगे, इसके रिलेटेड पार्टी, वो भी क्या बन जाएंगे, इसके रिलेटेड पार्टीज। तो ये इंसान जो कि कंपनी में बैठ के कंपनी को रन कर रहे हैं, और इनके तमाम तरह रिश्तेदार जो कि क्लोज माने जाएंगे, भाई, बाप, माँ, इस तरह वाले जो होते हैं, आप कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशंस, तो वो भी क्या कहलाएंगे, इनकी रिलेटेड पार्टी। यहाँ भी चैन नहीं आया। इस डायरेक्टर की अगर कोई और कंपनी है, इस डायरेक्टर की अगर कोई और कंपनी है, या अगर ये किसी और कंपनी में बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठा है, या इस डायरेक्टर ने पार्टनरशिप की हुई है किसी के साथ,
या इसने किसी ने भी, इवन इन्होंने भी, तो वो भी इस कंपनी की क्या बन जाएंगी, रिलेटेड पार्टी। तो हर वो कंपनी, हर वो इंसान जो कि अटैच्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कंपनी ए के साथ, वो उसकी क्या है, एक रिलेटेड पार्टी। वो हमने कहा था कि आपस में एसोसिएट नहीं बनाते, मगर चूंकि वो बंदा बैठा है, उस बंदे की बैठने की वजह से वो पार्टीज आपस में रिलेशन में आ जाएंगी। अ पर्सन, वो इंसान या कोई एंटिटी जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस कंपनी के ऊपर, या कॉमन कंट्रोल हो, कॉमन ओनरशिप हो, क्लोज फैमिली मेंबर्स हो, कॉमन की मैनेजमेंट के लोग हो, या उसका कंट्रोल किसी ऐसी एंटिटी के हाथ में आ जाए जो कि उसको चलाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो क्या बन जाएगी, इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी। आके अब ये सवाल नहीं पूछेगा कि बताएं ये पार्टी उसकी रिलेटेड पार्टी है या नहीं, इस तरह का सवाल नहीं आएगा। ना ही वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। तो हर वो कंपनी, हर वो एंटिटी, हर वो इंसान जो कि इस कंपनी ए को चला रहा है, जो उसके साथ अटैच्ड है, मुंसलिक है, वो क्या कहलाएगा, इसका रिलेटेड कंसर्न या रिलेटेड पार्टी। आसान, तमाम तर कंपनी के रिश्तेदार। इंसानों का रिश्तेदार कौन होता है, इंसान, और इनका क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, कंपनियां। अच्छा, एक ही फ्लो में समझेंगे और गेम हमारे लिए आसान हो जाएगी। जब आपने जाना है ना ऑडिट करने के लिए इन कंपनीज का, तो पहली चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड का चांस कहाँ पाया जाएगा, इन रिलेटेड पार्टीज़ की ट्रांजैक्शंस के अंदर। अगर आपने फ्रॉड करना हो तो आप आसानी से ट्रांजैक्शंस को कॉम्प्लेक्स बना के फ्रॉड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी कंपनी ए की बात कर लेते हैं। ये कंपनी ए है और सन 2023 के रिकॉर्ड्स बना रही है, 28/12/2023। आज क्या है, 27 ही कर लेते हैं, 27/12/2023। इस कंपनी की सेल्स हैं लेट से 100 रुपये की, एक्सपेंसेस हैं 95 के, जीपी कितना आ गया, और अदर एक्सपेंसेस हैं, मैं कहता हूँ नहीं, 20 रुपये के। कंपनी किस में है, प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है। अब 27 तारीख को बैठे हुए हैं डायरेक्टर्स और बहुत परेशान हैं। क्यों, उनकी कंपनी लॉस में जा रही है, 15 रुपये का लॉस आ रहा है। अगर तो ये कंपनी के अकाउंट्स ऐसे के ऐसे ही जाएंगे तो लोग इस कंपनी से भरोसा उठा लेंगे, भाई लॉस में जा रही है, इन्वेस्टर्स कहेंगे हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, रेप्यूट भी ख़राब होगी। तो डायरेक्टर्स सर जोड़ के बैठ गए, उन्होंने पूछा कि यार ऐसा क्या काम किया जाए जिससे हम इस कंपनी को फॉर द टाइम प्रॉफिटेबल बना दें, फॉर सम टाइम प्रॉफिटेबल बना दें। उन्होंने कुछ दिमाग लड़ाया और उनके जहन में आया कि यार हमारी एक सब्सिडरी कंपनी भी तो है, हमारी एक सब्सिडरी भी तो है। और सब्सिडरी कौन होती है, जो कि इसके इशारे पे चलेगी, जो कि इसके कंट्रोल में है, यानी कि जो ये कहेगी वो इसको मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी तो वो उसकी सब्सिडरी है। इनकी एक प्रोडक्ट है जो कि 4 रुपये की बनती है और उसकी सेलिंग प्राइस है 5 रुपये, जिससे इनको मुनाफा होता है 1 रुपये का मुनाफा होता है।
इन्होंने कहा कि काम करते हैं, अपनी सब्सिडरी को हुक्म देते हैं कि ये प्रोडक्ट हम तुम्हें 150 रुपये की बेचेंगे, ये प्रोडक्ट हम तुम्हें 150 रुपये की बेचेंगे, जिससे क्या होगा प्लस 150 करना, आंसर क्या आएगा 250। क्या कॉस्ट बढ़ी है? बढ़ी है। कितने से? 1 रुपये से। यही बेचा ना बस, तो 1 रुपये से कॉस्ट बढ़ा लें, कितनी कॉस्ट लग गई? कितना जीप किया है? नहीं, पक्की बात है 150, और ये 20 के 20 ही है 134। क्या कंपनी बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट में आ गई? बैठे बैठे आ गई, बैठे बैठे आ गई। दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ने क्या किया? एक लॉस मेकिंग यूनिट को कन्वर्ट कर दिया किस में? एक प्रॉफिटेबल यूनिट में। 150 से सेल्स बढ़ गई, 1 रुपये से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, जीपी मेरा बढ़ गया 104 से, नहीं 149 से, एक्सपेंसेस मेरे वही रहे, और लॉस जो कि 15 माइनस में था वो 149 के प्रॉफिट को ऐड करने के बाद 134 रुपये आ गया। क्या? एक चीज़ जो कि 5 रुपये की मार्केट में बिकती है, इन्होंने कहा सब्सिडरी से कि भाई तुम ये हमसे ख़रीदो 150 रुपये की। सब्सिडरी ने कहा डन। क्यों? सब्सिडरी को ये कंट्रोल कर रहे हैं, ना ख़रीदेगी तो पछताएगी, ये हाकिम है, ये इसको चला रहा है। तो जो चीज़ 5 रुपये की मार्केट में बिकती है वो सब्सिडरी को बेची 150 रुपये की, वो 150 सेल्स में ऐड किया और लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। हाँ बोलो। हाँ, क्या एक चीज़ के इतने ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तभी तो ये स्टैंडर्ड आया। इसी चीज़ को पकड़ने के लिए, इसी तरह की कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए ही तो ISA 550 को सामने लाया गया, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज़ के साथ तो आप किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन कर लें, कौन पकड़ने वाला? आप इस तरह लोगों को आसानी से धोखा दे सकते हैं। तो इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसमें आपने सैम्पलिंग भी नहीं लगानी। इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है बाकियों से ज़्यादा? तो सैम्पलिंग करनी है, वो कहते हैं नहीं करनी, और इसमें मटीरियलिटी 0 है, जिससे इसका रिस्क क्या है? हाई। ये चारों बातें समझें। यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि इस तरह के फ्रॉड हो सके, जिसकी वजह से सैम्पलिंग को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। आइजा 500 ने कुछ बात कही थी कि कहाँ पे आप 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, या वो ऑप्शन है, या वो ऑप्शन है, या वो ऑप्शन है, या हमने पढ़ा था स्पेसिफिक सैम्पलिंग भी होती है, स्पेसिफिक सैम्पलिंग भी होती है, जिसमें आप तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को उठा के वेरीफाई करते हैं, क्योंकि इसमें मटीरियलिटी बिल्कुल क्या है? 0 है। 1 रुपये की गलती भी हमारे लिए मटीरियल बन जाएगी, और 10 रुपये की परवेसिव बन जाएगी। तो इसमें मटीरियलिटी 0 है, जिसकी वजह से रिस्क क्या है? हाई। रिस्क बहुत हाई है। क्या चीज़?
तो रिस्क क्या है? हाई सारी सैम्पल, ये इसमें तो चांस ही नहीं ना, इसमें आप चांस नहीं ले सकते। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा सख्त होकर कहता है कि भाई इसमें आपने चांस नहीं लेना, इसमें आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को प्रोफेशनली स्केप्टिक होकर देखना, एक एक आइटम को पकड़ कर देखें, क्योंकि किसी भी आइटम में फ्रॉड छुपा हो सकता है। फ्रॉड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस ट्रांजैक्शंस में हमें आइडेंटिफाई हो सकता है, और वो ऐसा फ्रॉड है जो कि एक बंदा नहीं करेगा, एक से ज़्यादा लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो डायरेक्टर्स मेरे खुद ही फ्रॉड कर रहे हैं, और वो क्या ये फैसला किसी एक बंदे का होगा? ये फैसला पूरे बोर्ड का होगा, ये फैसला पूरे बोर्ड का होगा। एक और मिसाल देते हैं, कंपनी ए, इसी को देखते हैं, लॉस में थी। अच्छा, इनके पास एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है 150 रुपये का। इन्होंने क्या किया, इसको बेच दिया, इसको सेल कर दिया। सेल किया अपनी सब्सिडरी को 180 रुपीज़ का, और वापस से वही प्लांट अपने पास लीज पे ले लिया, और वो काम भी चला रहे। प्लांट बेच भी दिया, पैसे भी आ गए, और प्लांट वापस लीज पे ले लिया। ये भी एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि विदाउट बोर्ड अथॉरिटी अप्रूवल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। अब यूज़र्स को क्या पता है कि पैसे भी आ गए हैं, 150 रुपया आ भी गया है, और वो एसेट्स भी मेरे अकाउंट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा कैश भी बढ़ गया और मेरा प्लांट भी मेरे पास मौजूद रहा। कंसीलमेंट, हाँ, इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है, मगर एक ऑडिटर को स्केप्टिक होकर देखना पड़ेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई तो क्या इसका यूज़र को पता है या नहीं है। फ्रॉड हमेशा नीयत के साथ किया जाता है, तो उसने कम से कम ये देखना है कि भाई क्या ये तमाम ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाइबल हैं, अकाउंट फॉर किए हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, और क्या इसको डिस्क्लोज किया या नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है? तो आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज पढ़ते हैं। पढ़ने का नाम लिया और लाइट चली गई, फिर आ गई। हो जाएगा ऑन? विजडम शेयर, अकल बांटी जा रही है। सर IAS 24, ये अकाउंटिंग की बात हो रही है। अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है कि वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि हुई हैं विद रिलेटेड पार्टी, उनको डिस्क्लोज किया जाए, एंड नेचर बताई जाए कि वो ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, क्या सेल है, क्या परचेज है, क्या इनकम है, क्या ट्रांसफ़र है, उसकी नेचर बताएं, सो दैट यूज़र्स खुद डिसाइड कर सकें कि क्या ये ट्रांजैक्शंस उनके डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अगर तो करती हैं तो वो यूज़र मेरा बाहर आ जाएगा, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखेगा। हमारा काम क्या है कि हम यूज़र को ट्रू एंड फेयर बात बताएं कि भाई ये हो रहा है, हो सही रहा है, मगर एक रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहा है, तो तुम फैसला कर लो कि तुमने यहाँ पे रहना है या नहीं रहना।
सर इनमें रिस्क ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि रिलेटेड पार्टीज में ऑपरेट थ्रू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स। क्या ये स्ट्रक्चर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना दिया था मैंने? अब अगर ये ट्रांजेक्शन कर रही है इसके साथ, तो ये यहाँ पर जो सेल परचेज होगी उसका प्रॉफिट इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, 20% वाले को भी जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। इफ़ आई रिकॉल कंसोलिडेशन, उसमें क्या होता है, जब होल्डिंग सब्सिडरी आपस में कोई ट्रांजेक्शन करती हैं, कोई सेल परचेज करती हैं, तो जो प्रॉफिट एक एंटिटी कमाती है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अकाउंटिंग सिस्टम्स कभी कभी इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं कि वो तमाम आरपी ट्रांजैक्शंस को पकड़ सकें। मैं एक मिसाल देता हूँ। नॉर्मल रूल है कंपनी का कि जब भी सामान जाएगा वेयर हाउस से बाहर, तो वो सबसे पहले गुड्स डिस्पैच नोट बनाएंगे, उस पर साइन होंगे, फिर गार्ड साइन करेगा, और फिर गाड़ी में जो बंदा रखवा रहा होगा वो वेरीफाई करेगा, गाड़ी तक माल पहुंचाने वाला भी जिम्मेदार होगा। जब तक गाड़ी गेट से बाहर नहीं जाएगी पूरी टीम लायबल होगी। डाक्टर का भाई, उसको सामान चाहिए, वो गेट पे खड़ा हुआ है। आपको लगता है कि ये तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे? नहीं। वो बंदा आएगा, बोलेगा कि भाई सामान दो, सामान दो, सामान दो। कहेगा भाई पैकिंग स्लिप नहीं लगी अभी तक। कहेगा नहीं, बाद में लगा लेना, सामान निकालो। वो साहब जी बैठे हुए हैं, वो आवाज़ार हो रहे हैं। सामान निकल गया, मगर ना लिस्ट लगी, ना स्लिप बनी, ना कुछ हुआ। आज से 4 दिन के बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि वो ट्रांजैक्शन कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी। और अगर कोई करने भी लगेगा तो उसके हाथ कांपेंगे कि भाई डायरेक्टर का भाई था। रिकॉर्ड करें भी या ना करें, तो कंट्रोल्स भी हमें चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि आरपी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर करने के लिए कंपनी के पास अच्छे इफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम्स और कंट्रोल्स होने चाहिए। और अक्सर औक़ात ये नॉर्मल टर्म्स के ऊपर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, 1 रुपये प्रॉफिट वाली चीज़ हमने 150 रुपये में बेच दी है, जिससे हमारा प्रॉफिट कितना आया? 149 का। So auditor should approach this area with professional skepticism because there is an increased risk of fraud. क्यों? इनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है फॉर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ना सिर्फ अकाउंट्स बल्कि इन्वेंट्री। अब ये पीपीई को बेचना, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो कि एंटिटी का है, लगा हुआ सिस्टम है, उसको उठा के बेच दिया, तो इतना आसान नहीं है उसको बेचना। आपको पहले तमाम डायरेक्टर से पूछना है कि भाई क्या हम ये बेच दें या ना बेचें। इसको बेचने से कंपनी की प्रोडक्शन भी तो रुक गई होगी। इसको बेचा, उखाड़ा, उसको दिया, तो प्रोडक्शन स्टॉप हुई होगी। या चले उखाड़ा नहीं भी, अगर कागज़ों में सिर्फ हेरा फेरी हो गई है, कागज ये है, ये लगा हुआ यहीं पे, मैंने आपको बेचा, आपने मुझे वापस बेच दिया, पैसे भी आ गए, मेरे पास मेरा सामान भी मौजूद है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोल्यूजन हो सकती है। कोल्यूजन मीन्स के एक से ज़्यादा बंदे जब मिल के फ्रॉड करते हैं ना, उसे हम कहते हैं कोल्यूजन। खैर फ्रॉड हम दोबारा से पढ़ेंगे 240 के अंदर। मैनेजमेंट इजीली चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकती है, कंसील कर सकती है, छुपा सकती है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम्स इतने ज़्यादा इफेक्टिवली वहाँ पे काम नहीं कर रहे, तो उनके पास रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इजीली वो इनको ख़राब कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात। स्टैंडर्ड कहता है जब आप ऑडिट करने के लिए पहुंचो तो 2 काम करो। पहला काम ये करो कि आप एंटिटी को समझो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। एंटिटी को समझो और उनसे इंक्वायर करो कुछ बातें। उनसे पूछो कि आपके पास इस वक्त कितनी रिलेटेड पार्टीज मौजूद है, कितनी क्वांटिटी में वो मौजूद है। 5 नाम है, 6 नाम है, 7 नाम है, 8 है, कितनी क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी ऑफ रिलेटेड पार्टीज कितनी है? फिर उनसे उनके नाम लो, उनके नाम वगैरह पता करो कि कितने लोग हैं, उनके क्या क्या नाम है। वो
किस तरह की ट्रांजैक्शन आपके साथ करते हैं, किस तरह की ट्रांजैक्शन आपके साथ करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस की वैल्यूज क्या क्या है, और क्या ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड होती हैं या नहीं होती हैं, और अगर हैं तो किसने ऑथराइज की है, किसने अप्रूव की है। और एक चीज़ ये भी कंफर्म कर लो कि क्या ये ट्रांजैक्शंस विद इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रही हैं या आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रही हैं। तो द ऑडिटर शैल इंक्वायर द मैनेजमेंट। अब ये स्टैंडर्ड है प्रोसीजरल। पहला प्रोसीजर, आपने इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से, क्या कितनी मेरे पास आरपी पार्टीज हैं और कितनी ट्रांजैक्शंस हैं इंक्लूडिंग द चेंजेस फ्रॉम द प्रायर पीरियड। पिछले साल 10 थी, इस साल 12 हो गई हैं, तो पिछला रिकॉर्ड भी लो और इस दफ़ा उनमें जो जो एडिशंस हुई हैं, जो जो चेंजेस आई हैं वो भी लो। इनके साथ किस तरह के आपका रिलेशनशिप क्या है, क्या वो एसोसिएट है, सब्सिडरी है, क्या वो डायरेक्टर का भाई है, कौन है। और whether the entity entered into any transaction, क्या इस साल में आपने कोई ट्रांजैक्शन के साथ की है ड्यूरिंग द पीरियड, और हाँ अगर की है तो उसकी क्या टाइप है, उसका क्या पर्पस है। सेल की है तो कितने की है, परचेज की है तो कितने की है। तो आपने क्या करना होगा, आप उसको बताएंगे कि भाई उसका नाम क्या है, उसका पर्पस क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। नाम है लेट्स सपोज कंपनी बी, पर्पस है सेल का, सेल की वैल्यू है 200 रुपया। नाम है कंपनी सी, पर्पस है परचेस का, वैल्यू है 100 रुपया। तो इस तरह से आपने एक मैनेजमेंट से लिस्ट मांगनी है कि भाई हमें बताएं आपके पास कितनी पार्टीज मौजूद हैं, उनके साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आप लोग कर रहे हैं और उनके साथ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसा रिलेशनशिप है, वो आपको लगते कौन है, किस तरह के वो आपके रिश्तेदार हैं। तो बताएं आइडेंटिटी, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप बिटवीन देम, और वो ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, किस तरह की हैं, उनका क्या नेचर है, क्या पर्पस है। साथ ही साथ जब आप उनसे ये पूछ ही रहे हो तो उनके कंट्रोल्स को भी एक दफ़ा देख लें, क्या उनके अकाउंटिंग सिस्टम्स उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अकाउंट फॉर कर रहे हैं और डिस्क्लोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो ट्रांजैक्शंस विद इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो क्या कोई इनको ऑथराइज और अप्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हैं तो क्या उनको ऑथराइज और अप्रूव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये ऊपर वाली कौन सी है, विद इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और नीचे वाली कौन सी है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई एक कंपनी लोन नहीं देती है, मगर अचानक से डायरेक्टर के भाई को लोन दे दे, तो क्या ये उसकी ट्रांजैक्शंस विद इन द नॉर्मल कोर्स है या आउटसाइड है, आउटसाइड है। और अगर दिया है तो क्या इसको अकाउंट फॉर किया या नहीं किया, और क्या इसका डिस्क्लोजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने एंटिटी भी समझनी है और आपने उसके कंट्रोल्स के ऊपर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। यहां तक एक दफा पहले पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। यहां तक तो फिर आगे देखते हैं। हमने फर्स्ट पेज किया है और हमने सेकंड पेज में नोट से ऊपर ऊपर तक कवर किए। सुकून के साथ पढ़ लें यहाँ तक, गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स हैं, आराम से देख लें, फिर यहाँ से कहानी को आगे लेके चलते हैं। मुश्किलात के दौर में चैन की घड़ी है ये स्टैंडर्ड, मतलब सैम्पलिंग मुश्किल था, ये आसान है। तो काइंडली अब वापस आ जाए अपने ट्रैक पे। तो मैं भी पानी पी लूँ, हाँ दोबारा दे दो,
कभी रोका हमने? कभी रोका हो? बताइए स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 क्या है? इसको स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला स्टेप ये था कि आप गए मैनेजमेंट के पास और उनसे कहा कि भाई बात सुनो, हमें बताओ कि आपके पास कितनी ट्रांजैक्शंस हैं ऑफ रिलेटेड पार्टीज, कितने पार्टीज आपके पास मौजूद हैं, पिछले साल से क्या चेंजेस आई हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। स्टेप 1 इज अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। ये लिखते जाएं, ये मैप है बेसिकली इसका, क्योंकि जो इससे ऊपर वाली बातें हैं ना कि आरबी कौन है, रिस्क कितना है, वो सारी प्लानिंग वाली बातें ये आप लोग करके आए होंगे। तो फर्स्ट स्टेप जब आप पहुंच गए हैं तो आपने उनसे क्या पूछना है कि भाई कितने लोग हैं, वो क्या डायलॉग है, कितने आदमी थे। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन, प्लस उनका रिलेशनशिप और उनके साथ हुई ट्रांजैक्शंस कितनी हैं, कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। प्लस चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड, पिछले साल से क्या बदला है, क्योंकि पिछले साल भी तो उन्होंने काम किया होगा, पिछले साल भी तो इन पार्टीज के ऊपर काम हुआ होगा। तो अगर तो वही पार्टीज हैं तो हमारा काम थोड़ा सा आसान है, बिकॉज वी नो कि कितना रिस्क होगा, कितना रिस्क नहीं होगा। और अगर चेंजेस आई हैं तो फिर हमें उन चेंजेस के ऊपर तफसीलन काम करना पड़ेगा। स्टेप 2 आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, किसके ऊपर? ऑन कंट्रोल्स या उनके सिस्टम्स के ऊपर। क्या कि क्या उनके कंट्रोल और सिस्टम उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद उसको अकाउंट फॉर कर पा रहे हैं या नहीं, और उसको डिस्क्लोज कर पा रहे हैं नहीं। फिर ऑथराइज एंड अप्रूवल if within normal course of business, plus authorize and approve if outside normal course of business. And what is normal course of business? जो एंटिटी का काम है, जो काम उसके मेमोरेंडम, उसके आर्टिकल्स में डिफाइंड हो गए हैं, उससे हटके अगर कर रहा है तो इट विल बी आउटसाइड। स्टेप 1 क्लियर है, स्टेप 2 क्लियर है। और आने से पहले जो हम सारा काम करके आए हैं कि IS 24 क्या होता है, हमने कैसे काम करना है, इसमें रिस्क कौन कौन से होते हैं, ये आने से पहले वाली बातें। क्या स्टेप 2 बेसिकली कि आपने जाके देखा उनका अकाउंटिंग सिस्टम, उनके सॉफ्टवेयर्स को देखा और उनसे पूछा कि भाई क्या ये आपके सिस्टम इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि ये तमाम तर आरबीज को रिकॉर्ड कर पा रहा है, क्या इसको पता है कि आपकी आरबी कौन कौन सी है, क्या मास्टर डाटा में उनके नाम फीड हुए हैं या नहीं हुए। अगर हम आपसे कहें कि भाई इस बंदे की तमाम ट्रांजैक्शन निकाल के दो, अलग कर दो, तो क्या आपका सिस्टम इस काबिल है कि हम उसको अलग से निकाल के दे सकें। आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज। फिर क्या आपने उसको डिस्क्लोज भी किया या नहीं किया। अगर नहीं किया इट वुड बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्यों? याद है 3 बातें, या अकाउंटिंग सही से नहीं की, या चूज सही से किया मगर अप्लाई नहीं कर पाए, या उसके डिस्क्लोजर में
मसला है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड नहीं है। फिर हर वो ट्रांजैक्शन जो कि विद इन है या आउटसाइड है उसको ऑथोराइज भी होना चाहिए और अप्रूव भी होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी हो सकता है। अब वो जो सेल हुई थी, सेल करना तो उस कंपनी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है, मगर 5 वाली चीज़ 150 में बेचना ये ज़्यादती है। तो उसको ऑथराइज किसने किया, अप्रूव किसने किया, उस बंदे के यहाँ पे साइन भी होना चाहिए। और वो चीज़ डिस्क्लोज भी करनी है कि कंपनी ए ने कंपनी बी को, जो कि उसकी सब्सिडरी है, ये चीज़ 150 रुपये की बेची है जो कि मार्केट में 5 रुपये की बिकती है, जिससे कंपनी को 146 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। वो चीज़ बेची गई है जिससे सेल्स की फिगर बढ़ गई है। तो सेल्स के आगे एक नोट आया होगा 7.1, 8.1, 10.1, जिसके पीछे ये डिस्क्लोजर लगा होना चाहिए। ओके, हमने मैनेजमेंट से मांगी होगी एक लिस्ट कि भाई हमें लिस्ट दें तमाम तर पार्टीज़ की, ट्रांजैक्शंस की, रिलेशनशिप्स की। आपको लगता है कि वो लिस्ट हमेशा ही हमें जो मिलेगी वो पूरी मिलेगी? नहीं, रिस्क है। क्या रिस्क है? कि जो लिस्ट हम उनसे डिमांड करेंगे वो लिस्ट कभी भी हमें पूरी नहीं देंगे। उस लिस्ट के अंदर मौजूद ट्रांजैक्शंस और पार्टीज की कंप्लीटनेस हमेशा आउट होगी, कंप्लीटनेस हमेशा आउट होगी। हो सकती है और हो नहीं भी सकती है, याद है, स्केप्टिक रह के चलना। तो उनकी तरफ से जब भी डाटा आएगा जिसमें लिखा होगा कि भाई ये हमारी पार्टीज़ हैं, ये उनका हमसे ताल्लुक़ है, ये सेल्स हैं, ये अमाउंट्स हैं, वो लिस्ट लेके हमें उस लिस्ट की कंप्लीटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा कि क्या इस लिस्ट में मौजूद तमाम पार्टीज़ और उनकी तमाम ट्रांजैक्शंस पूरी आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मैनेजमेंट ने हमें एक कागज़ दिया और अब हमने उस कागज़ को वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? रिव्यू फ्रॉम द वर्किंग पेपर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखेंगे पिछले साल में भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती थी या नहीं होती थी, पिछले साल से इस साल में कोई एंटिटी ज़्यादा या कम तो नहीं हो गई, और उन तमाम ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 तमाम तर वाउचर्स को पकड़ पकड़ के वेरीफाई हमें करना पड़ेगा। फिर कंपनी के क्या प्रोसीजर्स हैं, कंपनी का क्या कंट्रोल है, उसको आइडेंटिफाई, यानी कि उसके अकाउंटिंग सिस्टम को पकड़ के चेक करेंगे कि कंपनी का जो सिस्टम है वो सही से रिकॉर्ड करता भी है या नहीं करता। कंपनी के तमाम तर जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो भी कंपनी का क्या है, रिलेटेड पार्टी, और अगर उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही है वो पकड़ के वेरीफाई करें। मिनट्स वगैरह देख लें, मिनट्स को पकड़ें, उसको वेरीफाई कर लें। और ये जो कंपनी बी थी, एसोसिएटेड कंपनी थी, सब्सिडरी कंपनी थी, ये भी तो कंपनियाँ हैं, इनका भी तो ऑडिट होता होगा और उनके पास भी एक ऑडिटर आता होगा। तो दो भाई आपस में मिलकर पूछ लें कि भाई मेरे पास A to B 5 ट्रांजैक्शन आ रही है, तुम्हारे पास कितनी आ रही हैं? कहेगा 7। कहेगा बाकी 7 आ रही हैं, दिखाओ दो एक्स्ट्रा कौन सी हैं। अब अगर उसके पास 7 आ रही है, इसके पास 5 आ रही हैं, तो 5 वाला बोलेगा कि भाई आपने 2 ट्रांजैक्शंस मुझे कम दी हैं, ये लिस्ट आपकी पूरी नहीं है। क्या वो तो एक प्रॉपर कहानी है ना कि अप्रूवल होगी नहीं होगी, वो तो एक बात की कहानी है, मगर हम उससे पूछ तो सकते हैं, विद अप्रूवल पूछा जा सकता। और अगर आप उसके पिछले ऑडिटर नहीं है तो उससे पिछले वाले से भी पूछ सकते हैं विद प्रायर अप्रूवल। इसका मतलब है कि जो लिस्ट हमें दी जाएगी उस लिस्ट में एक चांस है कि या तो हमें एक ऐसी पार्टी मिलेगी जो कि पहले डिस्क्लोज नहीं थी, या हमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस मिलेंगी जो कि उन्होंने डाली नहीं होगी। एग्जिस्टिंग की ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि उसमें शो नहीं हो रही होगी, या एक ऐसी आरपी, नई आरपी जो कि उस लिस्ट में ही मौजूद नहीं होगी। ये एक रिस्क है। अब क्या करेंगे? जैसे ही आपको इस लिस्ट से इख्तलाफ आए, लिस्ट मांगी, लिस्ट में
इट इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ नॉट कंप्लीट। रीजंस क्या हैं? 2। रीज़न नंबर 1, एनी न्यू पार्टी फ्रॉम प्रायर ईयर, पिछले साल में नहीं थी, इस साल आ गई है, बट नॉट इंक्लूडेड। हमने अपने प्रोसीजर्स लगा के वेरीफाई कर लिया कि भाई एक नई पार्टी एग्जिस्ट करती है, उस लिस्ट में देखा तो उस लिस्ट में मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है कि उसके साथ होने वाली ट्रांजैक्शंस भी उस लिस्ट में नहीं आ रही होंगी। तो वो नई पार्टी का उनसे पता लगवाया जाए कि ये लोग कौन है, और साथ ही साथ उसकी तमाम तर ट्रांजैक्शंस को भी देखा जाए। फिर रिस्क नंबर 2, पार्टीज तो पूरी आ रही हैं, नो न्यू पार्टी, नई पार्टी कोई नहीं है, बट एग्जिस्टिंग पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई, वो पूरी उसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। ये 2 रिस्क हैं। अगर कुछ ऐसा है तो फ़ौरन से अपनी टीम को बता दें, क्योंकि आपकी टीम भी फैली होगी ना, कुछ सेल में होंगे, कुछ परचेज में होंगे, कुछ प्रोडक्शन में होंगे, कुछ मार्केटिंग में गए होंगे। अगर आपको एक नई पार्टी मिलती है तो प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करें, किससे? बाकी के टीम मेंबर से। उनको हिला जुला के बताएं कि भाई हमें एक नई पार्टी मिल गई है, काइंडली ज़रा होशियार रहना, इनके साथ होने वाली ट्रांजेक्शन के ऊपर अपनी निगाह रखना। फ़ौरन से मैनेजमेंट के पास जाएं और उनको बोलेंगे भाई हमें इनके साथ होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को निकाल के दो। चेक करें कि उनका कंट्रोल क्यों फेल हो गया, उसको आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज करने में। उनके सिस्टम में क्या खराबी आई, और अगर उनके सिस्टम में खराबी आ रही है तो देयर इज़ अ रिस्क कि अगर हमें एक नई पार्टी मिली है तो शायद उसके अलावा भी कोई और पार्टी हो जो कि अभी हमें भी नहीं मिली, मगर शायद कोई और पार्टी भी एग्जिस्ट करती हो जिस तक अभी हम भी नहीं पहुंचे। तो यू हैव टू रिकंसिडर द रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टी, और आपको उसके ऊपर भी मजीद काम करना पड़ेगा। इसलिए कहा था कि इस पर सैम्पलिंग नहीं चलेगी, यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपको लग रहा है कि जो उन्होंने चीज़ छुपाई है वो इंटेंशनल है, जान के छुपाई है, इफ़ नॉन डिस्क्लोजर इज इंटेंशनल, तो क्या करेंगे? इट वुड बी काउंटेड एज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, और आप यहाँ क्वालिफाई करेंगे या एडवर्स कर देंगे, या क्वालिफाई करेंगे या एडवर्स कर देंगे। अच्छा, आपने उनसे लिस्ट मांगी, उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड नहीं की, अब क्या करूं? ये स्कोप लिमिटेशन है, ये स्कोप लिमिटेशन है। यहाँ पे यहाँ क्वालिफाई करेंगे, यहाँ डिस्क्लेमर दे देंगे। और अगर प्रोवाइड कर दिए मगर वो पूरी नहीं है, फिर क्या होगा? या मटीरियल होगी या परवेसिव होगी, क्वालिफाई या एडवर्स। और अगर आपको लग रहा है कि वो लोग इंटेंशनली सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ये मसला बड़ा है, फिर ये परवेसिव है। तो देखना पड़ेगा कि ये एडवर्स होगा या डिस्क्लेमर पे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। अच्छा, व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती हैं, यानी कि एक एंटिटी का वो काम नहीं है मगर वो स्टिल किसी और के बेनिफिट के लिए वो काम शुरू कर दे। जैसे कंपनी ए का काम लोन लेना देना नहीं था, मगर वो लोन दे रही है एक सब्सिडरी को या अपनी होल्डिंग को। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा होगा। किसी ने क्यों कहा? कुछ लिखा होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पीछे होनी चाहिए। अगर तो वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है, तो फिर उसकी रीजंस पूछ लें कि ऐसा क्यों हुआ। बट अगर उन्होंने छुपा लिया है, इट मीन्स कि नाउ इट वुड बी अ मिसस्टेटमेंट। तो छुपाना नहीं है। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है आरपी के साथ तो बता दें। स्टैंडर्ड कहता है कि डिस्क्लोज कर दो एंड लेट द यूजर डिसाइड कि उसने क्या करना है, इन्वेस्ट करना आगे या नहीं करना। उससे कुछ छुपाओ ना, ट्रांसपेरेंसी अपनी पूरी रखो। ओके,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो कहता है इंस्पेक्ट करें अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स अगर आपको लगता है कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि कंपनी ने एंटर की हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें अनयूजुअल प्राइस रेट्स आ रहे हैं, रीपेमेंट टर्म्स जो बाकियों के साथ आती हैं वो हमारे साथ नहीं है। दुनिया जहान को ये लोग इंटरेस्ट करते हैं 6% पे, मगर अपनी किसी को ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 4%। वैसे वो प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में 5 रुपये का, बट आप कितने का बेच रहे हैं? 150 रुपये का। तो अगर अनयूजुअल ट्रेड टर्म्स हैं, अगर लॉजिकल कोई रैशनल कोई रीजनिंग मौजूद नहीं है, या कुछ ऐसा है जो कि अनयूजुअल मैनर में प्रोसेस्ड हुआ है, जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो कि उनकी आर्म्स लेंथ पे नहीं आता, ये चीज़ आपने फ़ौरन से अपने पास रिकॉर्ड कर लेनी है और उनसे पूछना है कि भाई ऐसा हो रहा है तो किसकी इजाज़त से हो रहा है, किसकी अप्रूवल से हो रहा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। फिर उनसे पूछें जाके, पहले पूछें वर्बली कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उनसे बोले सर लिख के दे दें। लिखते हुए हाथ कांपेंगे, उनसे लिखवा लें कि भाई जो जो ट्रांजैक्शंस आपने हमें दी हैं ये ऐसे ही हैं और इनकी रीजंस ये हैं, और लिख के दें कि इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है। ये कहने की देर होगी और उनको याद आएगा नहीं नहीं सर रुकें, 2-3 बातें और भी थी, हम आपको बताना भूल गए थे, वो गलती से मिस्टेक हो गई थी। तो जब हम उनसे लिखवाने जाएंगे ना तो उनको दिन में तारा याद आ जाएंगे। चेक कर लो कि भाई क्या ट्रांजैक्शन की टर्म्स कंसिस्टेंट हैं और क्या मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली उसको अकाउंट फॉर डिस्क्लोज किया या नहीं किया। ये वही पुरानी बातें। एक काम करें, यहाँ तक पहले पढ़ लें, हम लास्ट पेज पे खड़े हुए ना गालिबन। हाँ, लास्ट पेज पे ये बी तक पढ़ लें, यहाँ तक बातें वही हैं, बस घुमा रहा है अब आपको। स्टैंडर्ड थीम वही है जो आपने एक दफ़ा समझ ली इसकी। पॉइंट बी तक पढ़ना है। वो नंबर वाला वो इनके भी बैठते हैं, मेडिजी के भी करते हैं। उन बच्चों को एक्सेस होगी। हाँ, जो डेली का लिंक आएगा उस ग्रुप में ऐड है। उनका फॉर्म शेयर किया होगा नहीं, फिर भी ऐड करते हैं, बच्चे सोए होते हैं, आपको पता है। क्या चीज़? लाइन बताना किस पेज पे? नहीं, पेज बताओ, पेज
चलो तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड बता सकते हो ट्यूटर नोट्स। हाँ कौन सा पुराने तो नहीं है। अच्छा ये बताता हूँ। बेसिकली ना ये पॉइंट क्या है सुन लें। कभी कभी हमने भी क्या बात की थी कि आप उनका नाम बताएंगे और उनका रिश्ता बताएंगे, व्हाट इज़ देयर रिलेशनशिप। कभी कभी डायरेक्टर्स के कहने पे वो रिश्ता हम लोग माइनस कर देते हैं। अगर एक डायरेक्टर का हमारी कंपनी पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है या वो मेजर शेयर होल्डर भी है या वो उस कंपनी का ओन भी करता है, और अगर उसने मना कर दिया ना कि भाई कंपनी बेशक बता दो मगर ये ना बताओ कि मेरा रिश्ता उसके साथ क्या है, तो वो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई लॉजिकल रीजनिंग है इसके पीछे तो आप उसको छुपा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको डिस्क्लोज करेंगे। मगर अब ये पॉइंट आपके कोर्स से बाहर हो गया, आप उसको बेशक काट लें, ये अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। नीचे वाला तो वही बातें हैं ना कि आप बैंक वगैरह को चेक कर लें, मिनट्स पढ़ लें, रिकॉर्ड्स वगैरह देख लें, मुझे तो वही बात है। तभी मैंने ये पॉइंट बताया नहीं था, मैं उसको पी गया था कि अगर वो करे तो आप उसको छुपा सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने इतनी तो अकाउंटिंग पढ़ी कि आपको पता होगा कि भाई आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, कौन सी होती है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही हो। वो कहता है कि अगर एक मैनेजमेंट इस बात पे आपको यकीन दहानी कराए, आपको अजर्शन दे, आपको बता दे, पक्का कर दे कि भाई जितनी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने की हैं आरपी के साथ वो सारी आर्म्स लेंथ बेसिस पे की हैं, तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं, इसको वेरीफाई कर लेंगे। ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय। उन्होंने क्या कहा कि अगर एक चीज़ है, लेट्स सपोज कंपनी ए एक फिनिश्ड गुड बनाती है, उसकी कॉस्ट है 95 और उसकी सेलिंग प्राइस है 120। मैनेजमेंट की ये अजर्शन है, मैनेजमेंट की ये बात है, मैनेजमेंट आपको यकीन दहानी करा रही है कि ये कंपनी ए ने अगर कोई ट्रांजैक्शन आरपी के साथ की होगी तो उसको भी ये चीज़ 120 की ही बेची होगी, क्योंकि ये मार्केट रेट भी यही है और ये भी क्या है इसका मार्केट रेट, वो क्या है दोनों आपस में सेम है। कहता है कि अगर तो मैनेजमेंट ने ये वाली अजर्शन दे दी है कि तमाम तर ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो आर्म्स लेंथ पे हुई हैं, तो कुछ चीज़ें वेरीफाई कर लो, कंपेयर कर लो टर्म्स ऑफ आरबी ट्रांजैक्शंस कि क्या वो आइडेंटिकल और सिमिलर हैं या नहीं फॉर अनरिलेटेड पार्टीज। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चीज़ तो उसी कॉस्ट पे बेचते हैं मगर टर्म्स फ़र्क कर देते हैं। ये मार्केट में बिकते थे 120 रुपये का मगर कैश में, ये बेच दिया किस पे? क्रेडिट पे। अमाउंट तो वही आ रही है मगर वो कैश का आइटम थी, ये क्रेडिट के आइटम है। मार्केट को अगर बेचना होता क्रेडिट पे तो ये बेचते 150 की या बेचते ही ना, मगर यहाँ पे कितने की बेचती है? 120 की, मगर किस पे? क्रेडिट पे। तो वो कहता है कि अगर अमाउंट सेम है तो फिर कम से कम टर्म्स एक दफ़ा देख लो, लाजमी टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में कुछ ना कुछ हेरा फेरी हुई होगी, क्योंकि नॉर्मल के साथ ये चीज़ क्रेडिट पे नहीं बेची जाती और अगर बेचेंगी तो 150 भी जाएगी। इसके साथ उन्होंने क्रेडिट पे बेच दिया मगर 120 का ही बेचा है, तो अगर कुछ ऐसा है अमाउंट सेम आ रही है तो ट्रांजैक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई ना कोई हेरा फेरी हुई होगी। पॉइंट 2, आप किसी एक्सपर्ट को बुला के उसकी मार्केट वैल्यू भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप किसी एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं कि ओपन मार्केट में वो चीज़ कितने की बिकती है। आप 2 काम मजीद कर सकते हैं, एक्सपर्ट को ऐड कर लें उसके मार्केट वैल्यू के लिए, या देख लो कि ओपन मार्केट में वो चीज़ की सेलिंग प्राइस
कितनी है, ओपन मार्केट में वो चीज़ कितने की बिकती है। फिर कंसिडर करो मैनेजमेंट क्यों अपने इस वादे पे या अपने इस बात पे कायम है, इसके पीछे उनका क्या प्रोसेस है, उनकी क्या वर्किंग है, उनसे वो लेके वेरीफाई कर लो, क्योंकि उन्होंने भी कोई ना कोई काम तो किया होगा। एक चीज़ पे अगर वो आपको यकीन दहानी करा रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ होगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, तो वो चेक किया जा सकता है। वो डाटा इंटरनल या एक्सटर्नल जो कि उनकी असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, उसको पकड़ के टेस्ट कर लो। मतलब वही डाटा जो उनके पास है, जिसकी बेस पर उन्होंने आपको ये बात कंफर्म की है। और अगर कोई अजम्पशन है तो उस अजम्पशन को, उसकी रीज़नेबलनेस को एक दफ़ा वेरीफाई किया जा सकता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या अजम्पशन है, क्या मॉडल है, क्या मेथड छुपा है। तो या उसकी टर्म्स में मसला होगा, या मार्केट वैल्यू चेक कर लो थ्रू एन एक्सपर्ट, या आप खुद मार्केट में उतर जाओ और ओपन मार्केट का रेट वगैरह पता कर लो, या आप उनके डाटा को एक दफ़ा वेरीफाई कर लो कि वो किस बेस के ऊपर अपने इस असर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोसेस है इसके पीछे, उनकी तरफ से आने वाली एक ऐसी बात जिसको आप मान रहे हैं। या फॉर एग्जांपल ये कुर्सी प्लास्टिक की बनी है, आप कह रहे हैं सर ये कुर्सी जो है वो प्लास्टिक की बनी है और इस वक्त ये इस कैंपस में इस कमरे में मौजूद है। अब मैंने आपकी इस बात को वेरीफाई करना, जो आपने स्टेटमेंट पास की है दैट इज़ एन असर्शन, जो आपने पक्की स्टेटमेंट पास की है वो क्या है, एक असर्शन। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि क्या ये प्लास्टिक की बनी हुई है। कैसे वेरीफाई करूँगा, किसी एक्सपर्ट को बुला के, या इसको ओपन मार्केट में लेके जाके पता कर लूँ कि इसके पीछे जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है। फिर आपने जो ये बात की कि ये रूम 2 में पड़ी हुई है, आपको ये बात कैसे पता चली, इसके पीछे आपके पास भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा, तो वो रिकॉर्ड पकड़ के उसको वेरीफाई कर लो। क्या हाँ, फिर वो कहता है कि सब कुछ ठीक है तो 700 के मुताबिक साफ रिपोर्ट दे दें, और अगर वो नहीं प्रोवाइड कर रहे तो उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मसले आ रहे हैं तो 705, और उनसे लिखवा लें, डिस्क्लोज़ करवा लें, उनसे लिखवा लें कि भाई तमाम थर्ड पार्टीज़ और उनसे हुई ट्रांजैक्शंस, रिलेशनशिप्स जो तुम हमें बता रहे हो वो पूरी हैं, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है, और वो तुमने अकाउंट फॉर भी कर ली है, डिस्क्लोज़ भी कर ली है, और कोई इसके अलावा मौजूद चीज़ नहीं है। तो ये उनसे आपने लिखवाना भी है। कौन से कौन से वो कहता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रही है तो क्या मैनेजमेंट ने इसकी नेचर, अकाउंटिंग आपसे ऑलरेडी शुरू में डिस्कस की है या नहीं की। अगर तो कर ली है और उनके पास कोई इसका लॉजिकल वर्जन मौजूद है तो अब तो आप उनको माफ़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो उसको अकाउंट्स में डिस्क्लोज़ कर रहे हो, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मतलब मसला है। एंड नेक्स्ट इज़ कि आप उनके किए हुए डिस्क्लोजर पे एक अच्छा सा एम्फोसिस भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप चेक कर लो कि क्या मैनेजमेंट उसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज कर रही है या नहीं कर रही। कभी कभी अकाउंटिंग कुछ और कहती है और इकोनॉमिक्स ऑफ दैट ट्रांजैक्शंस कुछ और कह रही होती हैं। सब्सटेंस ओवर फर्म, ये क्या होती है? व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फर्म? कभी इंटरव्यू में पढ़ा होगा आपने, सब्सटेंस ओवर फर्म। क्या अकाउंटिंग और नेचुरल ट्रांजैक्शन वगैरह लिख लें, ये आपने गूगल करके आना। व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फर्म? कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंटिंग कुछ और कहती है और नॉर्मली वो ट्रांजैक्शंस किसी और तरीके से डील हो रही होती है, उसकी इकोनॉमिक्स कुछ और होती है और अकाउंटिंग कुछ और होती है। तो अगर फ़र्क आ जाए और मैनेजमेंट बोले नहीं इसकी अकाउंटिंग के ऊपर हमने फोकस करना है, तो क्यों? लाजमी कोई ना कोई पीछे मसला मसाइल छुपा होगा, तभी वो उसकी असल हकीकत को छुपा रहे हैं।
it would be then categorized as transactions outside normal course of business. हम स्टैंडर्ड्स में जो सभी अकाउंट्स बनाते हैं हम्म, उसमें हम फॉरेन या ट्रांजैक्शन उसमें हम दोनों बातों को लेकर चल रहे होते हैं। प्रायोरिटी भाई मैंने आपको सेल की है, चलो वही मिसाल कर लेते हैं। एक एसेट मेरे पास था, मैंने आपको बेचा और आपसे पैसे ले लिए और मैं उसको यूज़ भी कर रहा हूँ। अब लोगों की नज़र में क्या है, इकोनॉमिक्स क्या शो कर रहे हैं कि एसेट अभी भी मेरे पास मौजूद है और मेरा बैंक भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, पैसे भी आ गए हैं, वो एसेट भी है और मेरी इन्वेंट्री भी बनी जा रही है, कोई मसला उसमें भी नहीं आया। अगर तो कुछ ऐसा हो गया है और मैनेजमेंट कह रही है नहीं, आपने ये नहीं बताना कि उसने बेचा है, आप सिर्फ रहें कि भाई उसने उसकी अकाउंटिंग सही से कर ली है, पैसा जो आया वो आ गया, मगर बेचने वाली बात आपने मौजूद उसमें ट्रांसफर को रिपोर्ट आपने नहीं करना, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई पीछे कम्प्लेक्सिटी है जिसको वो लोग छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि लीज पे आ गया है वापस आपके पास एसेट, मगर वो कह रहे हैं कि इसको दिखाओ ना, क्योंकि इससे एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी वो एसेट वहीं पे मौजूद है, अभी भी वो सामान बना रहा है, अभी भी इसको वही लोग चला रहे हैं, मगर बैक एंड पे ये बिका भी है और इसके अगेंस्ट पैसे भी आए हैं और इसके अगेंस्ट एंटिटी ने कुछ कमाया भी है। तो अगर एंटिटी आपको रोक रही है इस तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि नॉर्मल कोर्स से हट के हुई है। डन। अब आपसे मेरा एक काम है, ये है रट्टे वाला स्टैंडर्ड, इसको क्रैम करना है, इसको किसी और वे में याद करने की कोशिश नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करें और इसके प्रोसीजर्स को उठा के क्रैम कर लें, क्योंकि ICAP में जो सवाल आता है वो प्योर क्रैमिंग बेस्ड सवाल होता है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ से आपके नंबर लूज़ हो रहे हो। 7-8 नंबर का सवाल ICAP अक्सर पूछ लेता है, या सवाल 11 से आता है या सवाल 12 से आता है, कभी कभी ये ऑल्टरनेट चल रहे होते हैं, किसी टाइम में 11 आएगा, किसी में 12 आ रहा होगा। तो यहाँ से नंबर गेम लूज़ नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से नंबर गेम को लूज़ आपने नहीं करना। इसके सवाल हम लोग कल देखेंगे क्लास के अंदर और उसके बाद वापस जाएंगे 4 में और 4 की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और फिर 500 में दाखिल हो जाएंगे। डन। तो काइंडली इसको कल आने से पहले याद करके आना, ताकि ये जो सवाल हैं ये हम लोग पहले आधे घंटे में कवर करें। ठीक है जी, अल्लाह दे वाले। तभी जो भी सवाल जवाब होंगे हम कल आपके पे डिस्कस कर लेंगे।